नमस्कार, अफसरनामा में स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। हमारे साथ आज पुलिस विभाग की एक ऐसी हस्ती हैं, 88 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। एक लंबा सर्विस काल है, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तमाम बड़ी सेवाओं में रहे हैं और कई बड़े तमगे उनके नाम हैं। बहुत सारे इनोवेटिव काम उन्होंने किए हैं, बहुत सारे अवार्ड उनके इस पूरे सर्विस काल में उनको मिले हैं। और सबसे बड़ी बात कि खाकी वर्दी पहनते ज़रूर हैं, लेकिन शायरिया भी पसंद करते हैं। सोशल मीडिया में लगातार एक्टिव रहते हैं और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स भी हैं। मुलाकात करते हैं स्पेशल डीजी आर.के. विज जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, अभी क्या चल रहा है ये तो सब जानते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा और शुरुआत से हम बात करेंगे। सबसे पहले बताएं यहाँ के लोगों को कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई हुई? मैं हरियाणा के रोहतक ज़िले का रहने वाला हूँ। वहाँ एक बंसी गांव है, वहाँ की मेरी पैदाइश है। स्कूलिंग वहाँ जहाँ जहाँ फादर पोस्टेड रहे हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में रही, लेकिन ग्रेजुएशन मेरी कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज, तब वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो वहाँ पर 5 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स था जो सिविल इंजीनियरिंग में मैंने किया। उसके बाद वहीं पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया स्ट्रक्चर्स में। तो एजुकेशन मेरी कुरुक्षेत्र की है, आप कह सकते हैं। इस आईएएस आईपीएस फील्ड में आना कैसे हुआ? क्या बचपन में आपने सोचा था या कहीं से इंस्पिरेशन इसके लिए मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कॉलेज में थे तो इसका बिल्कुल ध्यान तक नहीं था। जब मैंने एमटेक ज्वाइन किया तो वहीं पर हमारे जो एचओडी थे, उन्होंने मुझको वहीं पर ऑफ़र दिया लेक्चररशिप के लिए। तो मैंने तत्काल वो ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर 2 साल हम लेक्चरर रहे। समहाउ वहाँ पर ऐसा लगा कि जैसे स्थायी एक ही जगह पर रह जाएंगे। तो उस समय सोचा कि इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया जाए। तो हमने इंजीनियर थे तब भी सिविल सर्विसेज का ज़्यादा, दूसरी सिविल सर्विसेज का इतना ध्यान नहीं था। तो हमने इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम दिया तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट में हमारा सिलेक्शन हो गया वहाँ पर। उस समय एक हमारे सीनियर थे वहाँ पर इंजीनियरिंग में जो काफ़ी पढ़ाई किया करते थे। तो जिज्ञासा हुई जानने की कि ऐसी किस चीज़ की इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। तो बताया कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा तब सोचा कि हम भी एक बार ट्राई करें। तो इस प्रकार से तब एज लिमिट बहुत कम, मतलब 3 ही अवसर दिए हम अप्लाई कर सकते थे। और हम आई वॉज ऑलरेडी अप्रोचिंग 25। तो 25 साल के ऑलरेडी हो गए थे हम। 25, 26, 27 3 लगातार हमको चांसेस लेने थे। तो पहली बार हमने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। जब इंजीनियरिंग का सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया था वहाँ पर, तो वहाँ हमने देखा पहली बार में हम मेंस तक पहुँच गए। तो फिर हिम्मत आ गई कि वी कैन डू इट। तो इस प्रकार से सिविल सर्विसेज में फिर इंजीनियरिंग सर्विस भी ज्वाइन की। 2 साल वहाँ भी रहे मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट दिल्ली में। लेकिन वो जॉब पसंद नहीं आई, डेस्क जॉब थी जी। तो बहुत उस समय इच्छा थी कि जल्दी यहाँ से बाहर निकलें। तो लकीली इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हो गया। पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ थी और किस तरीके का वो अनुभव था? मेरी ट्रेनिंग रतलाम में हुई। हमारे एसपी थे मिस्टर वीरेंद्र मोहन कंवर, वीएम कंवर साहब। बहुत ही टफ ऑफिसर माने जाते थे। टफ ऑफिसर के साथ ट्रेनिंग करना एक सौभाग्य की बात रहती है, क्योंकि वो बिल्कुल आपको बच्चों की तरह काम सिखाते हैं। तो उन्होंने बहुत गहराई से हमको काम सिखाया। रतलाम वैसे भी कॉम्युनल जगह थी। डेली कोई ना कोई ऐसा क्राइम हुआ करता था जिसको देख के थोड़ा सा विचलित भी होते थे शुरू में, लेकिन उसी में कॉन्फिडेंस भी आया। तो रतलाम में हमने ट्रेनिंग की। उसके बाद पहली पोस्टिंग हमारी एसडीओपी भानु प्रतापपुर, बस्तर क्षेत्र में। तभी ये उस समय तब भी यही था कि ये डिफ़िकल्ट एरिया माना जाता था और सबसे पहले पोस्टिंग एएसपीज़ की डिफ़िकल्ट एरियाज़ में की जाती थी। अब हरियाणा में पढ़ाई लिखाई हुई रहे आप, उसके बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहुँचे। तब तो छत्तीसगढ़ नहीं था। क्या दिमाग में था जब इधर आ रहे थे? क्या पहले कभी इधर आना हुआ था आपके? नहीं, पहली बार मध्य प्रदेश आना हुआ था। और क्योंकि हम हिंदी बैकग्राउंड के थे, हमने 11th तक हिंदी में ही सब पढ़ा था। रादर 6th में ABC सीखा था। अच्छा। और इंग्लिश मीडियम कॉलेज में जाके हुआ था इंजीनियरिंग में। थोड़ा इनिशियली हेजिटेंट भी रहते थे, रिलक्टेंट रहते थे उसमें। लेकिन मध्य प्रदेश हिंदी स्पीकिंग स्टेट होने से जब कार्डर मिला तो हमें खुशी हुई। ज़्यादा दूर नहीं था दिल्ली से, तो इसीलिए कोई असुविधा उसमें नहीं हुई। पर पहली पोस्टिंग जब भानु प्रतापपुर हुई, क्या उस समय की नक्सल स्थिति थी? क्या आज जैसे हालात थे? क्या दिमाग में चल रहा था जब पहली पोस्टिंग मिली? एक्चुअली मेंटली प्रिपेयर हम पहले से ही थे, क्योंकि हमको मालूम था कि पोस्टिंग ऐसे इलाकों में होनी है। तो ये एक सीखने का दौर था। जब आए तो तब नक्सलिज्म इतना ज़्यादा नहीं था जो आज की स्थिति है। उस समय
कम दलम हुआ करते थे। लेकिन मुझे याद है ज्वाइन करते ही उसी दिन कुछ ऑपरेशन की बात हुई थी। अच्छा। लेकिन एक परिवार में कुछ अनहोनी हो गई, पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया तो मुझे वापस जाना पड़ा। तो बहुत दिन भानु प्रतापपुर में काम नहीं कर पाया और कुछ महीने ही रहे और उसके बाद ग्वालियर में ट्रांसफ़र हो गया। तो एएसपी और एडिशनल एसपी सिटी का जो मेन काम रहता है शहर में, शहर की पुलिसिंग जानने का मौका जो हमको मिला वो ग्वालियर का था। किस तरीके का अनुभव था? पहली पोस्टिंग आपको मिली, एक लंबा करियर आपका रहा है, कई जगह पर आप रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लें या छत्तीसगढ़ की। पहली पोस्टिंग ग्वालियर में आपको मिली, क्या अनुभव रहा वहाँ पर? किस तरीके से आपको लगा कि हाँ चैलेंज अब सामने है, अब फील्ड जॉब, जैसे आपने कहा कि डेस्क से उब गए थे तो फील्ड में आए, किस तरीके का अनुभव था वो? देखिए, ग्वालियर अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण हमारी तैनाती थी वहाँ पर। हाँ। वो इस प्रकार से कि वहाँ पर एक मिल थी, मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ अभी। उस मिल में मोर देन 8,000 जो लेबर थे उनको ले ऑफ कर दिया गया था। तो उस समय वहाँ पर काफ़ी कर्फ्यू लगे और काफ़ी इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुआ करती थी। तो वो डेली हम हेलमेट लगा के और लाठी लेकर तैयार रहते थे, कहाँ लाठी चार्ज करना पड़े, कहाँ फोर्स यूज़ करना पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा उसमें मौका मिला। हमने बहुत अच्छी टीम, थानों के बल से टीम कुछ गठित की ताकि हमको बार बार दूसरी फोर्स पे डिपेंडेंट न रहना पड़े। तो वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण था। और जब हम एडिशनल एसपी थे उसी समय कम्युनल राइट्स की अगर बात करें, बाबरी मस्जिद का गिराना था या मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो उस समय जो कम्युनल सिचुएशन थी या जो जातिगत जो रिजर्वेशन को लेके जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई थी उस समय में सिटी में थे। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अनुभव, वृद्ध अनुभव हमको वहाँ मिला। हमारे सीनियर ऑफिसर्स के जो भी सुपरविजन में, वी वर टू जूनियर एट दैट टाइम, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यादगार अगर बात करूँ, कार्यकाल काफ़ी लंबा है आपका, कौन से ऐसे मोमेंट हैं जो आपके जहन में एकदम बस गए? आप कभी अकेले बैठते हैं तो उनको याद करते हैं कि काफ़ी चैलेंजिंग टाइम था? देखिए, वो एडिशनल एसपी पीरियड था। नेचुरली कमान एसपी और आईजी के हाथ में रहती है, तो उस समय उनकी गाइडेंस में काम किया, मैं कह सकता हूँ। छत्तीसगढ़ उसके बाद एसपी रहे, झाबुआ में भी रहे, वहाँ भी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन था। खरगोन में भी पाटली, वहाँ जहाँ एसपी थे वहाँ पर भी इस प्रकार था। लेकिन असली चुनौती मुझे लगता है छत्तीसगढ़ आने के बाद हमको फेस करने को मिली। पहले 3 साल मैं ट्रांसपोर्ट विभाग में स्टेट में डेपुटेशन पे था, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कम स्पेशल सेक्रेटरी रहते हुए। जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी वो थी एमपीएसआरटीसी का प्राइवेटाइजेशन। अच्छा। कि किस प्रकार से उसको खत्म करके कॉरपोरेशन को, सरकार का ये निर्णय था बड़ा महत्वपूर्ण। तो वो कैसे स्मूथ ट्रांसफर हो सेवाओं का और लोगों को कोई दिक्कत ना आए उसके अंदर। उस समय डिवीजन ऑफ सेट्स एंड लायबिलिटीज का भी चल रहा था, तो वो भी हमने छत्तीसगढ़ के पक्ष में करवाया। तो उस समय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को काफ़ी एंजॉय भी किया काम करते, विभाग को बहुत गहराई से काफी चर्चा भी रही थी इस जी हाँ, उसको करना। फिर उस इनिशियल पीरियड में टैक्स का भी काफ़ी कैसे उसको ऑप्टिमाइज किया जाए आसपास के स्टेट्स के कंपैरिजन में। नया स्टेट था तो अब दूसरे स्टेट्स के साथ जो अग्रीमेंट करने होते हैं वो सब चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिली और वो बड़ा अच्छा पीरियड रहा ये ट्रांसपोर्ट विभाग में रहते हुए। उसके बाद कुछ समय तक डीआईजी सीआईडी रहे। उस समय हमने एक नेशनल लेवल की फोरेंसिक साइंस की एक हमने कॉन्फ्रेंस कराई थी। पूरे देश के साइंटिस्ट यहाँ इकट्ठे हुए थे, 3 दिवसीय वो कॉन्फ्रेंस थी। वो बहुत हेल्पफुल रही हमारी फोरेंसिक साइंस को और इन्वेस्टिगेशन के टूल्स को समझने के लिए और इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि उसको हमने ही किया था, वो इनिशिएटिव हमारा था। उसके बाद जो चैलेंज की आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है बस्तर सबसे चैलेंजिंग। बस्तर अपने आप में एक चैलेंज है, वहाँ पर जाके बस्तर में जाना, बस्तर में वहाँ काम करना। सलवा जुडूम के बाद की बात है, 2006 में मैं वहाँ गया था सितंबर 1 में, तो करीब 2.5 साल रहा। 6, 7, 8 में वापस आए थे। तो इस दौरान कई घटनाएं भी हुई, रानी बोतली दुखद घटना हुई, ज़्यादा लोग मारे गए उसके अंदर। और लेकिन उसमें एक घटना जो मुझे याद आती है वो था हाई टेंशन वायर्स का, टावर्स का ब्लास्ट होना। अच्छा। 3 बड़े टावर ब्लास्ट किए गए थे नारायणपुर एरिया में, अबूझमाड़ एरिया के अंदर चलते हुए, और करीब 10-11 दिन तक पूरे बस्तर रेंज में वहाँ पर अंधेरा था। तो उसमें जो उसका इम्पैक्ट हुआ
कि मेडिकल सर्विसेज अफेक्ट हुई, काम बंद हो गए बहुत सारे। तो हमको जो वहाँ पर कैंप लगाकर हमको जो काम करना पड़ा पहाड़ियों के ऊपर, तो चाहे वो सीआरपीएफ थी उस समय, हमारी स्पेशल टास्क फोर्स थी, टॉप पे लगी, और वो लगातार काम, बिजली विभाग का भी काफ़ी योगदान रहा। और वो टावर को वापस उसमें उसको लाइव करने के लिए दोबारा उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, भिलाई से वहाँ पर लाए। नारायणपुर नया जिला था, वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं थे, यहाँ तक कि एम्बुलेंस जेसीबी मशीन भी हमने एनएमडीसी और दंतेवाड़ा से बुलाई थी। तो वो एक नया चैलेंज था, नया जिला था, और बड़ा खौफनाक भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ ब्लास्ट वगैरह हुए थे। तो वो बहुत सीखने वाला भी था कि कैसे इमरजेंसी को, कैसे कोई डिज़ास्टर होता है, मैन मेड डिज़ास्टर बोलेंगे, नेचुरल नहीं बोलेंगे, कि डिज़ास्टर को कैसे डील करना चाहिए, क्या तैयारी प्रशासन की होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन की होनी चाहिए। तो उस समय बस्तर विकास प्राधिकरण में मुझे याद है बहुत सारे हम प्रस्ताव लाते थे जो वहीं पर स्वीकृत हो जाते थे। तो ये अच्छा अनुभव था कि एक डिज़ास्टर को हमने फेस किया, उसको डील किया, मिनिमम टाइम में हमने सब चीज़ों को रिस्टोर किया, और उसी के साथ स्टेट के रिसोर्सेज जो थे पर्टिकुलरली पुलिस के, वो काफ़ी बढ़े। तो इन चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा हुआ। चैलेंज के बाद एक और अगर स्टेट के हित में अगर आप प्रोजेक्ट बताएंगे तो वो डायल 112 है। जी जी बिल्कुल, जिसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया है। जी, वो फिकी का अवार्ड स्टेट को मिला था, हम गए थे। और डायल 112 ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करके हम पब्लिक के नज़दीक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे इमरजेंसी सर्विसेज चाहे वो पुलिस की हो, फायर की हो, हेल्थ की, कैसे दे सकते हैं। वो प्रोजेक्ट हमने किया, उसको 2 साल पूरे हो चुके हैं आज। बिल्कुल। और आगे उसको चल रहा है, और काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हुए। तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़, कमांड सेंटर हमारा जो सिविल लाइंस में है, स्टेट ऑफ आर्ट है, बहुत अच्छा है। तो वो सेवाएं पब्लिक को मिल रही हैं। दहशत तो है बस्तर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उतनी ही खूबसूरती भी है वहाँ पर। क्या कभी वहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करने का मौका मिला? क्योंकि आप एक अलग मोर्चे पर वहाँ पर लगे हुए थे, परिवार भी क्या साथ में था आपके? किस तरीके से वहाँ के दूसरे पक्ष को आपने देखा, वहाँ के लोगों के साथ आप रहे हैं, क्या फील किया आपने वहाँ के लोगों को लेकर, उस इलाके को लेकर? उस समय वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स नहीं थे, बहुत कम थे। हमें माननीय मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर इमरजेंसी में मांगना पड़ता था। आज हेलीकॉप्टर्स काफ़ी हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। तो हमको बाई रोड जाना पड़ता था, काफ़ी बाई रोड जाना पड़ता था, काफ़ी पैदल चलना पड़ता था। तो आईडीज ब्लास्ट की बात हो या जैसी भी हो, वहाँ पर पैदल जाने पे लोगों से चर्चा करने में ही एक्चुअली सिचुएशन समझ आती है। जो नॉलेज हमको ग्राउंड लेवल पे आदिवासियों से जो अफेक्टेड हैं, चाहे विक्टिम हो या जो सरेंडर करते थे, जो उनसे बातचीत करके सीखने को मिला और चीज़ों को इम्प्रूव करने का मौका मिला, वो अद्भुत है मैं कहूँगा। तो लोग बस्तर के, मैं ये कहूँगा कि बहुत सीधे हैं अभी भी। जब किसी को अरेस्ट करते हैं या कोई सरेंडर करता है तो देखने के मात्र उसको अलग कर दीजिए तो आप कह ही नहीं सकते कि ये इतना बड़ा क्राइम करते थे, कि ये ब्लास्ट कर दिया करते थे। और ब्लास्ट करते हैं, उसके बाद हमने देखा है नक्सलियों के वीडियोस किस प्रकार से मौतों पर हंसते भी हैं वो। तो इतना खौफनाक काम भी करते हैं, ये समझ से परे था। तो वो कैसे ब्रेन वॉश करते हैं सीधे साधे आदिवासियों को, इस चीज़ को हमने समझने की बहुत कोशिश की, बहुत समझा कि किस प्रकार से अनपढ़, जो कम पढ़े लिखे हैं, किस प्रकार से बाहर के नक्सलियों के बहकावे में आ गए, और किस प्रकार से चीज़ें इस प्रकार की सीख के उनको यहाँ उन्होंने डिप्लॉय किया है। तो नीचे लेवल पर चर्चा करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बड़े लेवल पर पॉलिसी बनाना है, क्योंकि पॉलिसी वही अच्छे से सक्सेसफुल होती है जो नीचे से बॉटम अप जाती है। तो बहुत कुछ मुझे लगता है आदिवासी वहाँ कल्चर जो है, वहाँ चले जाओ तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन से शहर से, किससे बिलोंग करते हैं। तो वो जो सादगी है वो बहुत पसंद आती थी। परिवार क्या चिंतित होता था? परिवार की तरफ से क्या रिएक्शन होते थे इन इलाकों में? परिवार, बच्चे उस समय छोटे थे, डीपीएस भिलाई में पढ़ते थे, मिसिज प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। अच्छा। बच्चे छोटे थे, लेकिन बच्चे वो ब्लास्ट की खबर सुनते थे, उनको लगता था कि कुछ कुछ घटनाएं होती हैं, ये खतरनाक हैं। तो मुझे एक वाक्य याद आ रहा है अभी, मेरी छोटी बेटी, उसने एक कागज मुझे दिया एक दिन और बोला कि पापा इसमें अपने सिग्नेचर कर दीजिए। तो मैंने उसको सिग्नेचर कर दिया। मैंने कहा पहले पढ़ने दो, नहीं बोली बाद में पढ़ना, पहले आप सिग्नेचर करिए। तो मैंने सिग्नेचर किया, मैंने बोला बेटा आप दिखाइए उसको। दिखाया तो उस पर ऊपर लिखा हुआ था मैं किसी भी खतरनाक इलाके में नहीं जाऊंगा। अरे
तो बच्चों की चिंता, ये जो अखबारों में और मीडिया में जो खबरें पढ़ती थी तो उनको डर कहीं ना कहीं लगता था कि पापा अंदर ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ खतरा हो सकता है। तो ऐसा उसने मुझे सिग्नेचर करके एक नोट रखवाया था। और अब मैंने देखा भी है सोशल मीडिया में बच्चों के साथ आप बिल्कुल फ्रेंडशिप वाले आपके रिलेशन हैं, क्योंकि कई पोस्ट आप इस प्रकार के डालते रहते हैं। सोशल मीडिया में भी आप एक्टिव हैं, मैं देखता हूँ कुछ शायरिया भी उस पर आप लगातार पोस्ट करते रहते हैं। ये किस प्रकार की आपकी क्या हॉबी हम इसे समझें या मिजाज समझें? नहीं, आप ये कह सकते हैं कि ये लॉकडाउन का रिजल्ट है, ये लॉकडाउन का परिणाम है। उससे अच्छा। पहले ट्विटर पे अकाउंट जरूर कुछ दोस्तों के कहने पे 2-3 साल पहले ट्विटर हैंडल बनाया था, लेकिन मैंने कभी कुछ पोस्ट नहीं किया। अभी लॉकडाउन में मार्च एंड में मौका मिला तो हमारे मीडिया के ही फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आप एक्टिव रहिए, कुछ बातें ऐसी रहती है, लोग जानना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं सीनियर ऑफिसर से, कभी क्राइम होता है या दूसरी बात होती है, वो रिएक्शन जानना चाहते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं और लोगों में अवेयरनेस भी ला सकते हैं। तो मार्च एंड में लगभग हमने कुछ उस पर थोड़ा सा एक्टिव हुए। हज़ारों फॉलोअर्स बहुत जल्दी बन गए फिर आपके। हाँ, बस ये तो उसमें जो शायरिया आप पोस्ट करते हैं, शायरिया आपको पसंद होंगी तभी भी पोस्ट करते होंगे, कुछ एक मैं चाहूँगा। अच्छे लगते हैं, कुछ शेर पढ़ते हैं जी। अभी बीच में राहत इंदौरी जी की जब डेथ हुई तो काफ़ी उस समय मैंने देखा सोशल मीडिया में बहुत सारे शायरी चली वहाँ पर, तो हमने भी कुछ शेयर किया। आज मैं चाहूँगा कि कुछ एक मोहम्मद अलवी का एक आज ही छोटा सा मैंने 2 लाइन का एक पोस्ट किया था जी। कि अंधेरा है कैसे पढ़ूं खत तेरा, लिफाफे में थोड़ी रोशनी भेज दे। वाह, क्या बात, क्या बात। पोस्ट आप उसके साथ साथ करते रहते हैं लगातार, शायरिया भी आप इसमें पोस्ट करते हैं। हॉबीज़ की मैं बात करूं, काम से जब ज़रा भी फुर्सत मिलती है क्या करना पसंद करते हैं? आजकल तो हॉबी केवल पढ़ने की है। पहले कुछ पेंटिंग भी बना लिया करते थे, कुछ मैंने शेयर की हैं। कुछ दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स ने एक गांधी जी की पेंटिंग करते हुए कुछ एक न्यूज़ आइटम भी था उसमें। अच्छा। मैं पिछले 7-8 साल से आप कह सकते हैं गांधी जी पे काफ़ी अध्ययन मैंने किया है। अच्छा। और गांधी जी से जुड़ी चीज़ें पढ़ने में काफ़ी रुचि रखता हूँ मैं। उस पर मैंने पेपर भी लिखे हैं, कई आर्टिकल लिखे हैं। गांधी जी पर्टिकुलरली पुलिस के बारे में क्या सोचते थे, पुलिस कैसी होनी चाहिए। अच्छा। तो पुलिस के जो पॉइंट्स थे उस पर मेरा शोध लगातार चलता रहता है। कल ही अभी बलौदा बाजार में मैं गया था, जहाँ गांधी जी अपने हरिजन टूर के दौरान कुछ उन्होंने कुएं जो हरिजनों को समर्पित किए और जो मंदिर खोले उनके लिए, तो वो पुराने थे, तो वो विजिट करके कुछ मैंने बातचीत लोगों से की वहाँ पर। और एक 96 ईयर ओल्ड भगवती प्रसाद जी थे जिन्होंने गांधी जी एक सभा अटेंड की थी, उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। गांधी जी पे शोध कर रहे हैं, पुलिस के बारे में क्या सोचते थे, बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा भी नहीं है। पुलिस, हम जब इमेज बनाते हैं तो हाथ में हथियार के और साथ बनाते हैं। गांधी जी अहिंसावादी थे। अगर आप कुछ शेयर करना चाहें कि किस तरीके की पुलिसिंग वो चाहते थे, क्या आपका शोध अब तक पहुंचा है? गांधी जी एक्चुअल में चाहते थे कि अहिंसात्मक तरीके से सिचुएशन को डील किया जाए। तो वो हिंसा का, चाहे वो किसी भी पक्ष से हो, चाहे वो सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में कोई यूज करता हो, उसको भी नहीं पसंद करते थे। वो कहते थे आत्मरक्षा में व्यक्ति अपनी जान दे दे दूसरों को मारने के बजाय। तो इस हद तक आत्मरक्षा की हद तक पहुंचते थे कि किस प्रकार से अहिंसा से। तो वो पुलिस के स्थान पर वो शांति सेना का स्थापना चाहते थे। पर्टिकुलरली कम्युनल सिचुएशन में दंगों को टैकल करने के लिए वो बिल्कुल भी पुलिस से मिलिट्री की भूमिका नहीं चाहते थे। तो पुलिस किस प्रकार से दो फ्रेंड हो, लेकिन हाँ ये बिल्कुल उन्होंने लिखा है कि वो जानते हैं कि इस प्रकार की आइडियल सिचुएशन नहीं आ सकती, बहुत जल्दी नहीं आएगी। इसीलिए वो कहते थे कि पुलिस ये चोर डकैत पकड़ने के लिए काम करनी चाहिए और लोगों की सहायता करने के लिए होनी चाहिए। तो इस प्रकार के पुलिस के बारे में व्यूज़ उनके हैं काफ़ी। और जब भी जातियाँ होती थी ब्रिटिश कॉल टाइम में, तो हमेशा चाहते थे कि एक कमीशन बैठना चाहिए, और कमीशन से ज़्यादा वो हमेशा ट्रिब्यूनल में बात करते थे कि इस प्रकार का कमीशन जिसमें आपस में सहमति हो, कोर्ट में जाकर सुलझाने में उसके हक में नहीं थे वो।
तो इस प्रकार से गांधी जी चाहते थे कि आपसी में बैठ के मामले सुलझा लिए जाए, वो ज़्यादा स्थायी सोल्यूशन रहते हैं, क्योंकि दो व्यक्ति ही हैं। उनका मानना था कि वो दो व्यक्ति ही हैं जो सबसे बेस्ट जानते हैं कि उनमें झगड़े का कारण क्या है, और वही सबसे बेस्ट आदमी है उसको सुलझाने के लिए। कोर्ट में जाकर वकीलों के माध्यम से सोल्यूशन बेस्ट नहीं निकलता। आपने बताया कि प्रशिक्षण के समय काफ़ी सख्त आपके अफसर थे और आपने कहा ये बड़ा अच्छा भी होता है। नई जनरेशन जो अब पुलिस में भर्ती हो रही है, आपके अंडर में भी बहुत से लोग आते होंगे, आप किस तरीके के अफसर हैं उनके लिए? क्या वही आपके ट्रेनिंग वाले अफसर या कुछ और तरीका आपने ईजाद किया है? हर आदमी अलग अलग व्यक्तित्व का रहता है। वो टफ टास्क मास्टर बोल सकते हैं, तो मैं शायद टफ टास्क मास्टर इतना नहीं हूँ जितना मैं ह्यूमैनिटेरियन हूँ। मुझे लगता है कि चीज़ों को पुलिस में जो एक बदलाव मैं देखना चाहता हूँ वो है अच्छे व्यवहार का। कम मारपीट की कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जहाँ नेसेसरी फोर्स जो कानून जितनी इजाज़त देता है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा, व्यवहार में बदलाव और रिपोर्ट राइटिंग, ये दो चीज़ें हैं। मुझे लगता है अगर इसमें पुलिस में सुधार आ जाता है तो बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती है। तो मैं अपने प्रोबेशनर्स को सामान्यतः यही सलाह देता हूँ। तो इस प्रकार की चीज़ें कैसे पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा हो, क्योंकि लोग झूठ हॉस्टाइल हो जाते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलेगी। बहुत अच्छे से कनेक्शन बात भी आ सकता है। बड़ी अहम बात आपने टेक्नोलॉजी की कही है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पुलिस भी कर रही है और अपराधी भी कर रहे हैं। खासकर साइबर क्राइम की मैं बात करूं तो साइबर क्राइम को लेकर खासकर लॉकडाउन पीरियड में या कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तरह तरह की अपराध हो रहे हैं। इनको रोकने के लिए आपको क्या लगता है कि हमारी पुलिसिंग किस तरीके की होनी चाहिए? क्या उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए? लोग किस तरीके के अवेयर हों? क्योंकि लगातार जागरूकता अभियान के बावजूद लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ क्राइम में, लगभग डबल मैं कह सकता हूँ जो रजिस्टर किए हैं। एक तो हमारे थाना प्रभारियों को और एसपीज को ये निर्देश करें या गाइडेंस उनको हम देते हैं कि आप रजिस्टर करिए केस। डोंट से नो कि हम कंप्लेंट जांच में रखना। अगर क्लियर कट ऑफेंस दिखता है तो उसको रजिस्टर करना ही चाहिए। जब तक रजिस्टर करके सोल्व नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं कि मोडस ऑपरेंडाई जो है क्रिमिनल्स का कैसा रहा है। खास तौर पे अभी जो लोग ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, दो तीन प्रकार के मैं आपको बताता हूँ जो प्रकरण हैं। एक है सोशल मीडिया के माध्यम से लोग फेक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, दूसरे को चीट करते हैं, गलत सामग्री को पोस्ट करते हैं। वो सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इसके माध्यम से रहता है। और दूसरा फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप से अश्लीलता या थ्रेटनिंग देना, एक ये प्रकार का है। दूसरा जो चिंताजनक दूसरा हो रहा है वो है फाइनेंशियल फ्रॉड्स। जब से इंटरनेट की रीच बढ़ी है देहात के इलाकों में या शहरों में, नए नए आयाम स्थापित हुए, नए नए पेमेंट मोड्स आए हैं। अभी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई की बात करिए, जितने अभी पेमेंट के मोबाइल पेमेंट के टूल्स आए हैं, एप्लीकेशंस आई हैं, तो बहुत जल्दी ट्रांजैक्शन होने लगी हैं। जल्दी ट्रांजैक्शन होने से पैसा भी बैंक से बहुत जल्दी निकलता है। तो पैसे को रिस्टोर करना डिफिकल्ट टास्क होता है। अगर टाइमली रिपोर्ट नहीं होता और टाइमली केस रजिस्टर होकर एक्टिविटी पुलिस की स्टार्ट नहीं होती है, रिस्पांस फास्ट नहीं होता, तो पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण है वो जो यूज करते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग टूल्स यूज करते हैं। इन द सेंस वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति किस पे ज्यादा बिलीव करता है, जल्दी किस में घबराता है। जैसे कोई फोन करता है कि आपका एटीएम कार्ड बंद हो गया है, आपका फलाना अकाउंट रुक गया है, आप ये बता दीजिए, लोग घबरा जाते हैं। तो उनको मालूम है कि फाइनेंशियल कोई ऐसी चीज, इरेगुलरिटी या कोई ऐसी गैप कुछ बताएंगे तो लोग बड़ी जल्दी अपनी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, बैंक से रिलेटेड है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो शेयर कर देते हैं जी। हम लाखों बार हमने चाहे अवेयरनेस फैलाई हो, चाहे सोशल मीडिया से, ह्यूमन नेचर शायद होता है। जी हाँ, बहुत जल्दी कई बार पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस जाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने अपने रिटायरमेंट के पैसे खो दिए, रिटायरमेंट के बाद जो उनका पैसा। सर, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हमारे सामने होती हैं? टेक्नोलॉजी की कमी पड़ती है? हम कहाँ पे पिछड़ते हैं जो इनको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे? मुझे लगता है जो इस प्रकार के मैसेज आते हैं, एडवाइजरी मैसेज आते हैं, लोग उनको सीरियसली से पढ़ते नहीं है। हमने शुरू किया है कि स्कूल कॉलेजेस में जाके लोगों को, हमको स्कूलों में स्टार्ट भी किया है, स्कूल कॉलेज में जाएं और धीरे धीरे ब्लॉक पंचायत लेवल तक जाएं और लोगों को बताएं कि ये चीज़ आपको अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। आपको जो दूसरे लिंक्स आ जाते हैं, जो इनसिक्योर वेबसाइट्स हैं, उनको क्लिक नहीं करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने देखा धोखा खाने के बाद लोग समझते हैं। तो ये अवेयरनेस आने से बहुत सारा साइबर क्राइम
रोका जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार के जो लुभावनी चीज़ें मिलती हैं, कोई बोलता है आपका इनाम लगा है, लॉटरी लगी है, आप इतना पैसा जमा करा दें, उसमें नहीं फंसे। नई जनरेशन को सर, खास तौर पर जो पुलिस में आ रहे हैं सभी पदों के, चाहे आईपीएस हो या राज्य सेवा हो या और भी दूसरे, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? किस तरीके का आप चाहेंगे कि जब वो इस जगह आए, बड़ी जिम्मेदारी होती है, किस प्रकार का रोल उनका होना चाहिए, कैसा रोल निभाए? कोई मैसेज? जो सर्विसेज में आते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग बहुत अच्छा मानते हैं इस सेवाओं में जो अधिकारी आते हैं। उनका मानना है कि वो इंटेलेक्चुअल है, पढ़ लिख के आते हैं, मेहनत करके आते हैं, तो उनको सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो ऐसे अधिकारियों को ईगो नहीं पालनी चाहिए ज़्यादा, और उनको दिमाग में पावर का नशा नहीं आना चाहिए। उनको सर्विस का, सेवा का भाव आना चाहिए। अगर वो शक्ति, पावर की जगह पे सेवा भाव आता है तो मुझे लगता है समस्याएं हल हो जाएंगी। परिवार को कितना समय दे पाते हैं आप? लगातार आप लोगों की जो सेवाएं हैं, बहुत व्यस्तता है, छुट्टियों के दिन भी आप लोगों को ऑफिस कई बार पहुंचना पड़ता है। नहीं, फिर भी संडे परिवार के साथ गुजार लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पोस्टेड हैं। नक्सलिज्म, जब एंटी नक्सल ऑपरेशंस में देखता था तो बहुत कम समय दे पाते थे, क्योंकि घटनाएं समय देख के नहीं आती हैं। उसमें टूरिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है। आईजी रेंज थे तब भी काफ़ी टूरिंग रहती है, उस समय कंपेरेटिवली कम समय रहता है। अभी जिस पोस्ट पर हैं तो एमरजेंसी नहीं रहती है, तो टाइम दे पाते हैं। और अब इतना समय हो गया, फैमिली समझती है कि जॉब थोड़ी हटकर है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। परिवार के साथ किस तरीके का समय बिताते हैं आप? जब क्या कोई फिल्में भी देखना जाते हैं या परिवार की कोई डिमांड भी पूरी करते हैं? हाँ, लगता है थोड़ा बैकग्राउंड जानकर आए हैं। पिक्चर हमारी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी देख लें। अगर कोई मूवी आ जाती है तो हम लोग पिक्चर जो है देखना पसंद करते हैं। तो जो फिल्में चूज करते हैं वो परिवार चूज करता है, आप करते हैं? किस तरीके की फिल्में पसंद? हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर पहले दिन देख लें तो फिर हम ही बताते हैं लोगों को कौन सी अच्छी है या बुरी है। अगर एक दिन का वेट हो जाता है, और तो अगर न्यूज़पेपर देख लेते हैं हितवादा में और दूसरे पेपर्स में उनको ग्रेडिंग आती है, उसको देखते हैं। अगर कम ग्रेड आया तो फिर पिक्चर छूट जाती है। तो ये क्रेज पूरे परिवार को है? मुझे लगता है मुझे ज़्यादा है। अच्छा। उसके बाद दूसरे सदस्य आते हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बड़ी अच्छी बातचीत रही है। यूथ को भी आपने मैसेज दिया और बहुत से अपने जो किस्से आपने सुनाए, जो एक्सपीरियंस शेयर किए, निश्चित तौर पर दूसरों के लिए बड़े फायदेमंद होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ स्पेशल डीजी आर.के. विज जी थे। एक लंबा करियर उनका रहा है, कई सारे चैलेंजेस अपने करियर में उन्होंने फेस किए हैं और बड़ी सफलतापूर्वक उनको पार भी किया है। तो अफसरनामा में आज इतना ही। अगली बार मुलाकात फिर किसी अधिकारी से, तब तक दीजिए इजाज़त।